हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने चर्चा की थी कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था थी और उसकी जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है, राजा की क्या स्थिति थी, जो प्रशासन व्यवस्था का जो नेचर कैसे था, प्रांतीय शासन व्यवस्था है उसके विषय में हमने चर्चा की कि प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत है वो जो साम्राज्य है वो विभिन्न प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था और प्रांतों में जो साधारणतया है वो राजवंश के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिनको कुमार कहा जाता था। और ये जो कुमार है अपने दिन जो महमद थे उसकी सहायता से हैं वो शासन करते थे और सम्राट इन जो चक्र है प्रांतों पर पूर्ण नियंत्रण वो रखता था। और इसमें हमने देखा कि किस तरह से हैं वो जो प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत है वो किस तरह से हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अंदर है वो जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें हमें एक प्रकार से जो पुष्यगुप्त वैश्य है नामक जो सौराष्ट्र के प्रांतीय जो शासक है उसका हमें उल्लेख वो मिलता है। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था के विषय में हमने चर्चा की। आज हम जो सैन्य व्यवस्था की जहाँ तक हम बात करते हैं कि मौर्य काल के अंदर जो सैन्य व्यवस्था है उसमें यदि हम बात करें कि मौर्य के पास एक विशाल है और एक अनुशासित है, वो एक प्रकार से है वो एक सुसंगठित सेना थी। और पिलनी है वो नेशनल हिस्ट्री में लिखता है कि मौर्य की सेना में 6 लाख पदाती थे, 30,000 अश्वरोही थे, 9,000 युद्ध में काम आने वाले हाथी थे, 1,000 रथ थे और इसके अतिरिक्त है वो जहाजी बेड़ा और वाहन टुकड़ी भी थी। सैनिकों के प्रशिक्षण और अभ्यास और उसकी वेतन कर्तव्य दायित्वों के लिए अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के नियम एवं निर्धारित वो मिलते हैं। इसके अलावा जो मौर्य काल के अंदर है वो जो 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 सैन्य प्रशासन है वो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। और एक तरह से मौर्य सेना हथियारों से सुसज्जित होती थी। तलवार, भाले, धनुष, बाण, कटार आदि बहुतायत के अंदर उनके पास थे। और एक तरह से हम कहें कि मौर्य काल के अंदर दुर्गों का भी बड़ा महत्व था। कौटिल्य ने है वो 5 प्रकार के दुर्ग हैं, उसका भी उल्लेख वो कहता है। सेना का सर्वोच्च अधिकारी है सेनापति होता था। तो मेगस्थनीज लिखता है कि राज्य की ओर से सैनिकों को अनेक सुविधाएं दी जाती थी, सैनिकों को नियमित वेतन मिलता था और घायल सैनिकों के इलाज के लिए है वो डॉक्टर सदैव रहते थे। तो मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित थी और इस मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था है उसकी जो प्रशंसा करते हुए है वो स्मिथ कहता है कि मौर्य सेना को अकबर की सेना से भी अधिक शक्तिशाली मौर्य सेना वो अकबर की सेना से भी अधिक शक्तिशाली थी जो कि दुर्बल पुर्तगाली सेनाओं से पराजित हो गई थी। और जबकि मौर्य सेना ने सेलूकस की शक्तिशाली सेना पर विजय प्राप्त की थी। तो कहने का मतलब है कि मौर्य सेना इतनी शक्तिशाली थी कि अकबर की सेना से भी ज़्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि अकबर सेना अकबर पुर्तगालियों से पराजित हो जाता है, जबकि मौर्य वो सेलूकस को एक विदेशी शक्ति को वो पराजित कर देता है। तो इस पर मौर्य स्मिथ ये लिखता है कि इस प्रकार किसी अन्य संस्था का कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि इतनी सक्षम सेना को बनाने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके असाधारण योग्य मंत्री चाणक्य को जाता है। तो ये सैन्य व्यवस्था के विषय के अंदर है वो कौटिल्य वर्णन करता है। अर्थात एक शक्तिशाली नौसेना, एक शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था है वो मौर्य काल में थी। जहाँ तक मौर्य काल की जो राजस्व प्रशासन की हम बात करें तो राजस्व प्रशासन के विषय में हम डिटेल से है वो पृथक अध्याय में अर्थव्यवस्था के अंदर देखेंगे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो राजस्व है वो एक प्रकार से, जैसा आप जानते हैं कि राजस्व प्रशासन है वो का मुख्य अंग होता है। और राजस्व प्रशासन में भूमिकर है या जिसको भू राजस्व कहते हैं वो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत है वो मौर्य काल में था। और कौटिल्य तो यहाँ तक कहता है कि संपूर्ण को पूरे शासन का दारोमदार है वो कोष पर निर्भर करता है, इसलिए राजा को है वो कोष बढ़ाने पर है वो राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। और मौर्य काल में जैसे मैंने बताया कि राज्य की आय का स्रोत भूमिकर था और जो भूमि राज्य अपनी होती थी उससे जो आय होती थी उसको सीता कहा जाता था, और जो भूमि राज्य के अधिकार में नहीं होती थी उससे जो आय होती थी उसको भाग कहा जाता था। और भाग है वो कुल उपज का 1/6 भाग होता था, और 1/6 भाग से 1/4 भाग है हम कह सकते हैं तक होता था।
और जो समय अनुसार घटता बढ़ता रहता था। इसके अलावा फल फूल सब्जियों पर जो कर लिया जाता था उसको सेतु कहा जाता था। और वन पर राज्यों का अधिकार था। लकड़ी औषधियाँ आदि पर राज्य को आय होती थी और नगरों से जो आय होती थी उसको द्रुक कहा जाता था। इसके अलावा राज्य की आय के प्रमुख स्रोत है शुल्क है, जो 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 सुरा से आय है, जो 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 कसाईयों से प्राप्त आय है, नगर में प्रवेश पर जो कर लिया जाता था, तेलियों से प्राप्त कर है, घी बेचने वालों से कर है, नमक उत्पादकों से कर है, सुनारों पर कर है, जुए से प्राप्त कर है आदि विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। तो जनपद से जो आय होती थी, मतलब मौर्य काल में आयात निर्यात से भी आय होती थी। आयात कर को प्रवेश्य कहा जाता था और निर्यात कर को निष्क्राम्य कहा जाता था। और आयात कर 20% तक लिया जाता था। तो इसके अलावा मौर्य काल के अंदर क्या है कि जो जनपदों से होने वाली जो आय है उसको राष्ट्र कहा जाता था। और भूमि की अतिरिक्त है वो जैसे बली है, और जो एक तरह से वर्तनी है, यातायात कर जिसको कहा जाता था, विविध चरागाह कर है, और गाँवों में व्यापार पर लगा कर को वणिक कहा जाता था। तो इस प्रकार भी आय के विभिन्न स्रोत है वो देखने को हमें मिलते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी है उससे भी है, जिसको प्रवेश्य और निष्क्राम्य कहा जाता था। आयात को प्रवेश्य और निर्यात निष्क्राम्य कहा जाता है, उससे आय प्राप्त होती थी। और एक तरह से न्यायालयों से जो अर्थदंड प्राप्त होता है उससे राज्य को आय प्राप्त होती थी। और राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको समाहर्ता कहा जाता था। और जो जो मौर्य जो प्रशासन जो मौर्य साम्राज्य अत्यंत जो विशाल था और इसलिए मौर्य साम्राज्य का व्यय भी अत्यधिक था। और विभिन्न स्रोतों से जो 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 व्यय की जो खर्च होती थी उसमें उसका उल्लेख भी है वो मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। जहाँ तक मौर्य काल के अंदर जो एक तरह से जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में बात करें तो अशोक और जो चंद्रगुप्त मौर्य दोनों को जन कल्याणकारी कार्यों में अत्यधिक रुचि थी। और एक प्रजा हितैषी राज्य के आदर्श को चिरस्थायी करने का जो प्रयास है दोनों शासकों ने किया। और जो मौर्य काल के अंदर सार्वजनिक कल्याण की योजना की हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य काल के अंदर सड़कों, अस्पताल, जो विश्राम गृह है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं आदि का निर्माण राजकीय प्रयासों से किया जाता था। और प्रशासन का एक विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य जो 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 सड़कों का देखभाल का काम वो करता था। और जैसे कि आप जानते हैं कि मौर्य काल के अंदर अशोक के द्वारा है वो विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधे, धर्मशालाएँ हैं आदि खुलवाई गई। तो कहने का तात्पर्य है कि मौर्य काल के अंदर सिंचाई कार्य की देखरेख के लिए भी एक पूर्ण विकसित विभाग था। और सिंचाई की दृष्टि से कृषि योग्य भूमि को 2 भागों में बांटा गया था। एक देवमात्रक होता था, तो वर्षा के ऊपर जो अवलंबित जो भूमि होती थी उसको देवमात्रका कहते थे। और जो सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों पर अवलंबित भूमि होती थी उसको अदेवमात्रक कहते थे। तो इस प्रकार मौर्य काल में सिंचाई की दृष्टि से कृषि भूमि को 2 भागों में बांटा गया था। देवमात्रका जो वर्षा पर निर्भर थी, अदेवमात्रक जो कृत्रिम साधनों पर निर्भर होती थी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो नहरें वगैरह हैं उनसे भी है वो सिंचाई होती थी। तो मेगस्थनीज और कौटिल्य दोनों के समय एक जनगणना जो विभाग है वो दोनों उल्लेख करते हैं। और एक प्रकार से जन्म मृत्यु के जो आंकड़े का पंजीकरण वो किया जाता है मौर्य काल में। और वर्तमान के अंदर भी है वो एक तरह से जन्म मृत्यु के आंकड़े है वो नगर पालिका द्वारा या नगर परिषद के द्वारा किया जाता है। तो सभ्यता जन्म मृत्यु पंजीकरण विश्व का जो पहला दृष्टांत था वो मौर्य काल में मिलता है। तो मौर्य काल की जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें जनगणना है, जन्म मृत्यु के जो आंकड़े का पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है का कार्य है वो मौर्य काल के अंदर किया जाता था, जो मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता वो मानी जा सकती है। तो इस प्रकार जो मौर्यों ने एक विशाल प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया, उसमें जो अशोक है उसने एक तरह से क्या है कि प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर कुछ सुधार किए। तो अशोक के समय में जो प्रशासन का जो मूल आधार है, ढांचा तो वही था, लेकिन जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका में दिखाई देता है। किंतु जो अशोक ने है वो अपनी नीतियों की क्रियान्विति हेतु अशोक ने कई जो व्यवस्थाओं को जो एक तरह से जो कोई नई व्यवस्थाओं को प्रशासन से संबद्ध किया, जिसका उल्लेख है वो अशोक के अभिलेखों में मिलता है। तो अशोक ने प्रशासनिक दृष्टि से जो सुधार किए उसमें जो पहला उल्लेखनीय सुधार ये था कि उसने
राजुक, युक्त और प्रादेशिक जैसे नए अधिकारियों की नियुक्ति की। तो राजुक है वो भूमि और न्याय से संबंधित अधिकारी होता था, जिसे दंड समता और व्यवहार समता की स्थापना का जो अधिकार प्राप्त था। तो राजुक नामक जो अधिकारी है उसके कारण से वो न्यायिक क्षेत्र के अंदर है वो एक तरह से है वो जो जो विषमता है उसको समाप्त करने का वो प्रयास किया गया। तो राजुक एक महत्वपूर्ण कार्य दंड समता व्यवहार समता था। युक्त है वो राजस्व का लेखा जोखा से संबंधित अधिकारी था। तो प्रादेशिक है वो बड़े भूखंडों में प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो प्रादेशिक को अपने विविध जो कर्तव्यों के अतिरिक्त है वो प्रजा के नैतिक और भौतिक जो जो स्तर है उसको ऊंचा उठाने का जो 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 कार्य है वो दिया जाता था, और वो प्रति 5वें वर्ष है वो राज्य के विभिन्न भागों के अंदर है वो दूरा करता था। तो इस तरह से क्या है कि अशोक का जो महत्वपूर्ण सुधार है वो राजुक है, युक्त है और जो प्रादेशिक नामक नए अधिकारियों की नियुक्ति थी। तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अशोक का जो सबसे उल्लेखनीय और विशेष सुधार है वो धर्म महापात्रों की नियुक्ति मानी जाती है, और जिसका उल्लेख है वो अशोक के 5वें अभिलेख में मिलता है। और अशोक अपने 5वें अभिलेख में कहता है कि उसका जो मुख्य कार्य है वो धर्म की रक्षा और अभिवृद्धि के साथ साथ है वो दूरस्थ प्रदेशों और विभिन्न लोगों की जो विभिन्न धर्मों के लोगों का जो संरक्षण है वो प्रदान करना था। तो धर्ममात्र नामक जो जो अधिकारी था उसका जो 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 मुख्य कार्य था वो धर्म की रक्षा करना, उसकी अभिवृद्धि करना और जो दूरस्थ प्रदेशों में धर्म को संरक्षण प्रदान करना था। तो जन सामान्य की समस्याओं को त्वरित समाधान करने के लिए और प्रशासनिक गतिशीलता बढ़ाने के लिए उसने प्रतिवेदक नामक जो एक नए अधिकारी है उसकी नियुक्ति भी की, जिसका उल्लेख अशोक के 6ठे शिलालेख में मिलता है। तो इस प्रकार एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अशोक है उसने जन समस्याओं से सम्राट को अवगत कराने का ब्यौरा देने के लिए जो प्रतिवेदक नामक जो अधिकारी की नियुक्ति की, जो कि अशोक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इसके अलावा अशोक ने जो पूर्व परिचित जो दंड की जो कठोरता है उसको कम करने का प्रयास किया, और मृत्युदंड प्राप्त जो कैदियों को 3 दिन का जो विशेष अवसर भी दिया गया ताकि वो पारलौकिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वो प्रयास कर सके, जो धार्मिक और पुण्य कार्य वो कर सके। और इसलिए उसने पशुवध को भी कानून के द्वारा वो प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, जो कि अशोक का एक महत्वपूर्ण उल्लेख है, वो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो माना जा सकता है प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो राजत्व के सिद्धांत को पिता पुत्र के संबंधों के रूप के अंदर है वो अशोक ने जो परिकल्पित किया और जो मौर्य प्रशासन को एक जो व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया, और विदेशी शक्तियों के साथ है वो शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करके एक तरह से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जो नीति का जो अवलंबन किया, वो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो अशोक की है वो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो कही जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था मौर्यों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और भारतीय इतिहास में उन्होंने मौर्यों ने न केवल पहली बार एक विशाल और एक अखंड साम्राज्य की स्थापना की, अपितु इस साम्राज्य को सुव्यवस्थित, कार्यकुशल और लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करने के लिए उन्होंने एक लोक कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान कर एक प्रशंसनीय कार्य किया। और एक तरह से क्या है कि भारत में सबसे पहले मौर्यों ने ही है वो एक विशाल रूप से जो प्रशासकीय जो केंद्रीकरण है उसका प्रयास किया, और लेकिन ये जो केंद्रीकरण है वो आधुनिक केंद्रीकरण से भिन्न था, क्योंकि ये केंद्रीकरण है वो प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए था, प्रजा को अधिकार प्रदान करने के लिए था। तो मौर्य की जो शासन पद्धति है वो कई मामलों में है वो एक तरह से मौर्य शासक परंपरावादी नहीं थे। उन्होंने सास के साथ साथ प्राचीन परंपराओं को है वो उन्होंने परित्याग करके एक नई परंपरा है का निर्माण करने का प्रयास किया। और अशोक ने तो अपने प्रशासन को धर्म केंद्रित बना करके विश्व के सामने एक अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया, और जो 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 अशोक ने वो प्रशासन में न्याय और दान को एक ऐसा सामंजस्य किया जो हमें अन्य स्थानों पर देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था जिसका आधार है वो कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने वो तैयार किया, बाद में उसको एक व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने का कार्य वो अशोक ने किया। तो अशोक ने जो मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जो महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसके अंतर्गत मौर्य जो प्रशासन को एक तरह से एक नया स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया, एक राजुक है, प्रादेशिक है, और एक तरह से जो युक्त है नामक जो अधिकारी की नियुक्ति की, धर्म महापात्रों की नियुक्ति की, उनके द्वारा मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था को और कुशल और एक और पारदर्शी बनाने का है वो उन्होंने जो प्रयास है वो किया।
वो मौर्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की जा सकती है। तो इस प्रकार जो मौर्य प्रशासन है वो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि मौर्य शासकों ने है वो एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का वो गठन किया, जो कि परवर्ती काल के अंदर है, और ये कहें कि वर्तमान काल में भी है। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था की बहुत सी जो बातें हैं वो वर्तमान के अंदर भी है वो स्वीकार की गई हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मौर्यों द्वारा स्थापित जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो एक अति उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था वो थी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।